हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ वाइब्स। सो गाइस, देखिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को, पेपर 1, जिसमें पिछले 5 से 6 साल के आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हायर एजुकेशन से एनडीएल प्रोजेक्ट से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विच इंस्टीट्यूट वो सैंक्शन द एनडीएल प्रोजेक्ट बाय एमएचआरडी। कौन से इंस्टीट्यूट को एनडीएल प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या फिर नन ऑफ दी अबव। सो इसका राइट आंसर तो आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर को ये सैंक्शन किया गया है एनडीएल प्रोजेक्ट। एनडीएल प्रोजेक्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। टुवर्ड्स बिल्डिंग ए नेशनल असेट वाज सैंक्शनड टू द आईआईटी खड़गपुर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस एनएमईआईसीटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनने मिलकर इस प्रोजेक्ट को क्या किया है? इनिशिएट किया है। द एनडीएल प्रोजेक्ट टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी है, ये कोई फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल होता है, वो आपको उनकी वर्चुअल रिपोजिटरी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, आर्टिकल पढ़ना है, तो आप एनडीएल की सहायता ले सकते हैं। और इसको सैंक्शन किया गया है, डेवलप किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई अमेंड करना है, इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो वह आईआईटी खड़गपुर का काम है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये एनएमईआईसीटी की फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनईपी 2020 से है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एनएचईआरसी, वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, will be the single point regulator for all disciplines except। जो NHERC बॉडी है वो रेगुलेटरी बॉडी होगी, इन 3 के लिए तो होगी, लेकिन किसके लिए नहीं होगी ये क्वेश्चन में पूछा है। तो टीचिंग एजुकेशन के लिए है, एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, मैनेजमेंट के लिए भी है, बट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं करती है। सो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया है। अब एचईसीआई के चारों वर्टिकल के नेम आपको पता होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला वर्टिकल है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एनएचईआरसी, जहां से क्वेश्चन बना था। सेकंड वर्टिकल है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसका काम एक्रेडिटेशन देना है और ये रेगुलेटरी बॉडी है। थर्ड वर्टिकल है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो कि ग्रांट करती है, ग्रांट देना इसका काम है। और फोर्थ वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो इन चारों वर्टिकल की फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। 4 वर्टिकल हैं एचईसीआई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, वैसे पीवाईक्यू ही है तो देखा तो होगा ही, लेकिन इसका आंसर कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है हमें क्योंकि इन चारों ही ऑप्शन में उस शख्सियत का नाम नहीं है जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के, लेकिन स्टिल एनटीए इसका आंसर मानता है डी देशमुख, सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख इसका आंसर कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, अगर हमेशा कहीं भी फर्स्ट चेयरमैन की बात की जाए और अगर इन ऑप्शन में शांति स्वरूप भटनागर का नाम होता तो डी देशमुख इसका आंसर कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर का नाम नहीं दिया गया है। ये थे फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और इनका पीरियड था 1953 से लेके 1955। अगर ये ऑप्शन में आता है तो हमेशा ऑलवेज फर्स्ट चेयरमैन यूजीसी के यही होंगे। अब जो आंसर हमें दिया गया था वो है 4th नंबर के यूजीसी के चेयरमैन श्री सीडी देशमुख, जिनका कार्यकाल है 1956 से 1961। अब क्वेश्चन कैसे बना, आपने नोटिस किया होगा कि 1956 में क्या हुआ था, यूजीसी एक्ट आया था, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। तो ये क्वेश्चन बना है इस हिसाब से कि यूजीसी के स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद जो फर्स्ट चेयरमैन थे, क्योंकि 1956 में जो चेयरमैन थे वो थे सीडी देशमुख, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद फर्स्ट चेयरमैन सीडी देशमुख होंगे, लेकिन इन जनरली डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ही फर्स्ट चेयरमैन है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से साथ आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो हमेशा यही डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और दूसरी साइड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है।
वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर एंड ट्रांजेक्शनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? टॉप डाउन कम्युनिकेशन या फिर डाउन टू टॉप कम्युनिकेशन को भी वर्टिकल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है टॉप डाउन। वर्टिकल कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉप डाउन या फिर डाउन टू टॉप, तो ए मैच होगा थर्ड से। सी ऑप्शन दिया है। बी किससे मैच होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि र्यूमर ओरिएंटेड। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि ये दो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर इस डिपार्टमेंट के मेंबर से बात करे, या फिर यहाँ इसका कोई मेंबर है, ये टीम इस टीम से बात कर रही है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन से बात कर रहे हैं, वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो बी किससे मैच होगा? र्यूमर ओरिएंटेड यानी फोर्थ से। सी है सर्कुलर कम्युनिकेशन। अब सर्कुलर और ट्रांजेक्शनल हो सकता है देखने में सिमिलर लगे आपको, लेकिन इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि ये यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है, और इन दोनों के बीच में हो रही है कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल की अगर हम बात करेंगे तो कोई मैसेज है जो कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंच गया, यानी कि मैसेज का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, ये ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी कि ट्रांजेक्शनल में क्या आएगा? इंटरपर्सनल। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर तक पहुंचा रहा है, रिसीवर सेंडर तक पहुंचा रहा है, तो ये हो गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन फीडबैक की बात आती है तो सर्कुलर कम्युनिकेशन हमेशा एक सर्कुलर राउंड में चलता है, और इसको हमेशा इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन बोली जाती है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। एक बार सेंडर रिसीवर को मैसेज देता है, फिर रिसीवर सेंडर को देता है, फिर फीडबैक होता है। तो अगर फीडबैक ओरिएंटेड की बात की जाए तो वो हमेशा सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। सो सर्कुलर सी में होगा फर्स्ट, राइट आंसर होगा सी थर्ड वाला, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैसेज हैव द मोर और लेस द सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, डिनोटेटिव, कॉम्प्लेक्स, कैनोटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब इन दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा, कैनोटेटिव एंड डिनोटेटिव। यहाँ पे पूछा है कि मैसेज जो कि ऑडियंस के लिए जिसका मतलब सेम होता है, सिमिलर होता है, वो होता है डिनोटेटिव। अब डिनोटेटिव और कैनोटेटिव में डिफरेंस क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीनिंग आता है, और अगर कैनोटेटिव की बात करें तो यहाँ पे होता है सब्जेक्टिव मीनिंग। वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। मेरे लिए भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही है, आपके लिए भी H2O है, किसी और के लिए भी H2O है, चाहे वो बंदा कहीं भी पढ़ रहा हो, हमेशा जो वाटर का फॉर्मूला है उसके लिए H2O ही होगा। यानी कि हमेशा ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ही उसको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में जाकर H2O नहीं N2 हो जाएगा वाटर का फॉर्मूला, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये होती है डिनोटेटिव डेफिनेशन, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहे, जिसको हम चेंज नहीं कर सके, जो कि हर एक ऑडियंस के लिए सिमिलर होती है, जिसका मीनिंग सबके लिए सेम होता है। लेकिन सब्जेक्टिव यानी फिर कैनोटेटिव डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज डिसिप्लिन, मेरे लिए इसका आंसर अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए कोई और अलग मीनिंग होगा। तो डिसिप्लिन का अगर मैं मीनिंग पूछूं तो हर इंसान के लिए उसका एक सब्जेक्टिव, अपना एक पर्सनल ओपिनियन होगा, सबका सेम नहीं होगा। तो यही मेजर डिफरेंस होता है डिनोटेटिव एंड कैनोटेटिव मीनिंग में। आंसर क्या होगा? डिनोटेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सेम मीनिंग ऑडियंस के लिए, तो ये होता है डिनोटेटिव। मैसेज का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है हर एक ऑडियंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिसर्च फॉर्म which will be an appropriate fit for improving efficacy of formative assessment would be। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सी रिसर्च अप्रोप्रिएट होगी? इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ये वर्ड अगर आपने देख लिया, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? एक्शन रिसर्च। हमेशा एक्शन रिसर्च इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई की जाती है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आए, इंप्रूवमेंट अगर आपको वर्ड दिख जाता है, ये कीवर्ड है एक्शन रिसर्च का। इंस्टेंट जो इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा एक्शन रिसर्च अप्लाई की जाती है। सो इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। अब कैसे हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। The goal of formative assessment is to monitor student learning, to provide ongoing feedback that can be used by instructor। यानी कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन
जो फीडबैक दिए जाते हैं टीचर को, स्टूडेंट को, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपने समेटिव असेसमेंट भी पढ़ा होगा, जो कि इन द एंड आता है, यानी लास्ट में जब असेसमेंट की बात की जाती है, मतलब समेटिव ग्रेड देने की बात की जाती है, वहां पे समेटिव असेसमेंट आता है। बट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट काम में लिया जाता है। improve their teaching and by students to improve their learning. More specifically, formative assessment helps students identify their strength and weakness and target areas that need work. तो वो identify तभी कर पाएंगे ना जब उनको feedback मिलेगा उनकी improvement के लिए, वो भी during the instruction। ऐसा नहीं है कि in the end उनकी पूरी study होने के बाद उनको feedback दिया जाता है तो वहाँ पे improvement नहीं होगा। So ये during the instruction होता है, ये keyword याद रखना। इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा एक्शन रिसर्च काम में ली जाती है। अगर हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस देखें, हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस, और ये किया जाता है स्टूडेंट को असेस करने के लिए। असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अगर हम असेस करना चाहते हैं उसके लिए समेटिव असेसमेंट होता है, और ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हेन, ये कब किया जाता है, थ्रू आउट यानी ड्यूरिंग द कोर्स किया जाता है, और ये कब किया जाता है, एट द एंड, लास्ट में किया जाता है ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। वाई, क्यों किया जाता है, आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, गैप को आइडेंटिफाई कर पाए और फिर उनको सुधार पाए, इम्प्रूव कर पाए। और समेटिव असेसमेंट कब होता है, क्यों किया जाता है, कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, स्किल ऑफ और प्रोफिशिएंसी। हाउ, कैसे किया जाता है, वाई अप्रोच दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड, जो कि स्टूडेंट की स्पेसिफिक नीड्स को क्या करे, सपोर्ट करे उन अप्रोच के थ्रू। और समेटिव असेसमेंट कैसे किया जाता है, वाया एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स और क्यूमुलेटिव असेसमेंट, जो कि इन द एंड किया जाता है ऑफ द कोर्स। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन। एजुकेशन में आईसीटी का सबसे, अगर इन चारों में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हम देखें, यूज क्या होता है, क्या अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स होता है। यस, आईसीटी का यूज हम करेंगे एजुकेशन में तो स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे उससे, नो डाउट। मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग भी इंटरेस्टिंग होगी। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, ये भी सही लग रहा है। प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन टीचिंग, ये भी सही लग रहा है। अब चारों ऑप्शन इनमें ऑल ऑफ दी अबव तो यहाँ पे दिया नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, जो मोस्ट सुटेबल आंसर होता है वो हमें देना है। अब अट्रैक्ट स्टूडेंट तो ठीक है, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग ये भी ठीक है, प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन टीचिंग ये भी ठीक है। बट आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए उसकी टीचिंग को, उसको अट्रैक्टिव भी, अगर हमारी टीचिंग को हम अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी ठीक है, टेक्नोलॉजी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा इन सब चीजों के पीछे क्या होता है कि बेस्ट आउटकम हम लेके आ सके। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है कि ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। ये सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि पर्पस है आईसीटी का एजुकेशन में यूज करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट की, जो स्टोरेज यूनिट है वो आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस ही पूछी जाती है, उन्हीं में कंफ्यूजन होता है। अब टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। जेटाबाइट तो सबसे पहले नहीं आएगा, एक्साबाइट भी नहीं आता, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा ना सबने, के भी आता है, फिर एम भी आता है, फिर जी भी आता है, फिर टी भी आता है। तो टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, टेराबाइट होगा, उसके बाद पेटाबाइट होगा, फिर एक्साबाइट होगा, फिर जेटाबाइट होगा, और उसके बाद योटाबाइट आता है। इस तरीके से ये सीक्वेंस होगी। ठीक है, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, ये सारी स्टोरेज यूनिट स्टार्टिंग से लेके निबल से लेके पढ़ लेना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। Question number 9, which of the following greenhouse gases were the target gases whose emission was to covered under the first commitment period of the Kyoto Protocol? Kyoto Protocol का जो first commitment था उसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो टारगेट की गई थी उनका नाम हमें बताना है। अब SO2, CO2, N2, NH3 एंड CH4, इनमें से 4 तो वो गैसेस के नाम यहाँ पे मेंशन है, लेकिन 2 गैसेस के नाम गलत हैं यहाँ पे। हमें कौन सी गैसेस थी उनका नाम बताना है। सो SO2 नहीं थी, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं थी, CO2 थी, N2O भी थी, नाइट्रस ऑक्साइड, NH3 या फिर CH4। तो CH4 मीथेन थी, लेकिन NH3 नहीं था, NH3 गैस नहीं थी। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ से होगा B, C एंड E, जो कि थर्ड ऑप्शन दिया है। अब 6 गैसेस वो कौन सी थी,
पहली CO2, दूसरी CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये 6 गैसेस थी ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमन परचेज ए बुक विद ए 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, हाउ मच डिड ही पे इफ द बुक मार्क्ड वाज Rs 500। अब यहाँ पे दिया है 20% डिस्काउंट। अब 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 जो कि 1/5 आएगा, ठीक है। मतलब 5 रुपए की अगर मैं उसकी मार्क्ड प्राइस मान लूं, देन उसको 20% का डिस्काउंट मिला, यानी कि मैं मान सकती हूँ कि 1 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला और उसने 5 रुपए की बुक 4 रुपए में खरीद ली आफ्टर द डिस्काउंट। देन हाउ मच डिड ही पे इफ द बुक मार्क वॉज Rs 500। मार्क प्राइस हमारी ये थी और ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 500 दी है, सो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 100 रुपए, तो ये कितनी आएगी 400 रुपए। यानी कि आफ्टर डिस्काउंट अमन ने कितने रुपए पे किए बुक परचेज करने के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच डिड ही पे इफ द बुक मार्क वाज Rs 500। तो अमन ने पे किए Rs 400। क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कोई क्वेश्चन आपको अगर डाउटफुल लग रहा हो तो बिल्कुल बता देना। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है JRF वाइब्स नाम से, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। Thank you everyone.